हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईआईटी इलाहाबाद की जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है। 6 अक्टूबर से स्टूडेंटों को बुलाया गया है। जिस डेट में जिसको बुलाया गया है उसी डेट में उसी को जाना है। सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि आपको अगर 6 को बुलाया गया है तो आप 6 ही को जाइएगा, न कि 5 अक्टूबर को, न कि 7 अक्टूबर को, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आपकी है, न कि आईआरटी जो बोर्ड है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कई छोटे छोटे जो पॉइंट है, कई छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जिसको लेकर आज भी समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि सर अभी भी हमारा ये समस्या रह गया, इसके बाद क्या होगा अगर हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे। मेरा इन सभी के बारे में इस पूरे वीडियोज़ में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे लिखा भी है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, चाहे आप इलाहाबाद के लिए या प्रयागराज, इससे कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले तो ये बताया गया कि ये जो कोर्सेस हैं या जिसके लिए ये काउंसलिंग किया जा रहा है, तो ये सभी के लिए किया जा रहा है। जैसे जो 3 इयर्स के कोर्सेस होते हैं, 2 साल के कोर्सेस होते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो आपके 18 महीने या जिसे हम 1.5 साल कहते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, इलाहाबाद के ईस्ट कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है कि आपके पास एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। दूसरा जो इस तरह से डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो आपका न्यूनतम जो क्वालिफ़िकेशन या मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होता है, इसका क्या मतलब होगा। जैसे अगर आपने डिप्लोमा के 3 इयर्स के कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया होगा तो आपके लिए इंटर होगा, आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, उसका आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। कौन सा रिजल्ट होना चाहिए, ये नहीं कि फ़ोटोकॉपी वाला लेके चले गए, बाद में कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं या आपने इस तरह से नोटिफिकेशन में बताया नहीं। ऐसा कुछ भी आपको वहाँ पे नहीं कहना है। आपको सभी जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं काउंसलिंग के समय वो ओरिजिनल लेके जाने होंगे। अब कोई कहे कि सर हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, उसका क्या जवाब होगा, तो उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बताएंगे कि उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है वो आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हम चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं, ये आपसे कहा गया है कि 6 माह के अंदर का बना होना चाहिए। जैसे कोई भी कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने जो कॉलेज छोड़े हुए उनको 2 साल हो चुका होगा। जैसे अगर आपने इंटर की पढ़ाई किया होगा, मान लीजिए कि 2018 में आपकी पूरी हो चुकी होगी, लेकिन आप आईआईटी इलाहाबाद में आप 2020 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो इस 2 साल के बीच में 2 साल पहले आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने कॉलेज से ले लिया, लेकिन आपको उसी कॉलेज से आप दोबारा जाके कहना होगा कि कॉलेज से कि हमें एडमिशन कराना है, इसके लिए हमें चरित्र प्रमाण पत्र दे दीजिए। वो आपको दे देंगे, बस ये 1 घंटे 2 घंटे का काम है, तो आपको मिल जाएगा। चौथे पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट है अगर वो रिजर्वेशन जो आरक्षण होता है उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए उनको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। जैसे कुछ जो स्टूडेंट हैं जनरल में आते हैं, अगर वो EWS कैटेगरी में आते हैं, जैसे जिनको 10% का आरक्षण दिया गया है, अगर वो आते हैं तो उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप OBC से हैं, SC ST से आते हैं, या PH के मतलब जो दिव्यांग लोग हैं जिनका 40% से अधिक हिस्सा हाथ पैर या शरीर में कोई भी अंग जो खराब हो चुका है, जो काम नहीं कर पाता है, अगर वो भी लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें PH का सर्टिफिकेट, इसी तरह से और जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनके लोग भी होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो भी अगर इस तरह से आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनको आरक्षण का जो सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल दिखाना होगा, तभी आपको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप नहीं दिखा दें तब क्या होगा, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो नॉर्मल होगी। जैसे अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC के हिसाब से होगी। अगर आप PH में आ रहे हैं, PH में जैसे आते हैं, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है PH वाला, तो आपको नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल कैंडिडेट मानकर ही आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। ऐसे ही सभी के लिए बताया गया है कि जिसके पास आरक्षण का जो प्रमाण पत्र है वो नहीं होगा, उस समय उपस्थित नहीं होगा, तो आपको एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह व्यवहार किया जाएगा। देखिए, मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद का जो पॉइंट है कि छठा पॉइंट है, देखिए चौथा पांचवा मैंने एक ही कर दिया है। छठा जो पॉइंट बताया गया है कि आपको 10 फोटो, आपको पासपोर्ट साइज की जो फ़ोटो होती है जो आप एडमिट कार्ड में भी लगाएंगे, हर जगह वही लगता है, वो आपको 10 फोटो, और ये 10 फोटो क्या होना चाहिए, इसमें बताया गया कि जिस पर नाम भी होना चाहिए और दिनांक, जैसे आपका जो नाम है कोई भी नाम हो सकता है, अलग अलग नाम होता है, और आपने फ़ोटो ये किस डेट में खिंचवाई थी वो आपको लिखवाना होगा।
सातवां पॉइंट बताया गया है कि अगर आप SC ST से OBC कास्ट से आते हैं तो आपको वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आप किस कास्ट से आते हैं, जिसे हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। और ये जाति प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए, तो ये 31 मार्च 2020 के बाद कभी भी किसी भी डेट में, और वह भी वो नेट पे उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि नेट पे दूसरा एक काफ़ी होता है, अगर नेट पर शो करता है तो वह आपका मान्य होगा। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र मान लीजिए अपडेट नहीं है तो आपका भी उसी तरह से नॉर्मल कंडीशन की तरह, जैसे जनरल का स्टूडेंट का होता है, OBC स्टूडेंट का जैसे काउंसलिंग होता है, उसी तरह से आपका काउंसलिंग हो जाएगा। अगर जो डॉक्यूमेंट आपका नहीं होगा तो आप समझिए कि भले ही आप OBC से रह रहे हैं, SC से रह रहे हैं या ST कैटेगरी से रह रहे हैं, तो आपकी काउंसलिंग जनरल से होगी। इसके बाद 8वां पॉइंट बताया गया कि अंतिम संस्थान द्वारा जो आपका TC होता है, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। इसमें कई लोगों ये बता रहे हैं कि सर हमें जो काउंटर साइन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। काउंटर साइन के लिए आपको ये समझना होगा कि जब आप अपना ज़िला छोड़कर, जैसे मान लीजिए आप बस्ती के रहने वाले हैं, अगर आप बस्ती में किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी बस्ती में कोई भी एडमिशन आप कराते हैं तो वहाँ पे काउंटर साइन नहीं लगता। लेकिन आप बस्ती से आगे जाते हैं, जैसे गोरखपुर चले जाइए, इधर गोंडा चले जाइए, कहीं पर भी जाइए अपना ज़िला छोड़ के, तो वहाँ पे आपको काउंटर साइन कराना होगा। ये बात समझ लीजिएगा। ये पॉइंट में ये भी बताया गया है कि काउंटर साइन के साथ साथ जो बच्चे हैं ICSE बोर्ड के हैं या CBSE बोर्ड के हैं, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका कॉलेज से ही बना के मिलेगा। तो सभी जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसे आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कहीं और दौड़ने या इस तरह से घूमने या किसी से जुगाड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9वां पॉइंट बताया गया कि आपके पास जो ब्लड ग्रुप हो गया, या जिसे हम स्वास्थ्य हेल्थ कहते हैं या मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं, ये आपको कहाँ से बनवाना होगा। क्योंकि कई ऐसे जो दोस्त हैं हमारे पास फ़ोन करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट हम कहाँ से बनवाएं, तो उनके लिए यही सॉल्यूशन है कि आपको ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना होगा। अगर आप अपने ज़िले से नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप किसी दूसरे ज़िले में बनवा लें, लेकिन आपका बना होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको नेट पर भी मिल जाएगा, या आप जाएंगे अस्पताल में गवर्नमेंट में तो वहाँ पे जो उनका पर्ची होता है वो उसी पर लिख के भी दे देंगे, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो 1 रुपये की पर्ची होती है उसमें भी सारा काम आपका हो जाएगा। लेकिन यही ध्यान रखिएगा कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, तो वो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनेगा। छोटा हो बड़ा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन होना क्या चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। 10वां पॉइंट में बताया गया है कि आपके पास जो डोमिसाइल होता है, जिसे हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसी दूसरे राज्य से पढ़ाई किए हैं, या दूसरे राज्य के लोग आके उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल के या इंटर की पढ़ाई किए होंगे, उनके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10वें इसके बाद 11वां पॉइंट बताया गया है कि अगर आपके शिक्षा में कोई व्यवधान है, जैसे आपको कोई समस्या है कि आपको महीने महीने तक की क्लास ना करनी पड़ी, ऐसी कोई बीमारी हो, जैसे कई झटके की बीमारी होती है, अगर आप महीने महीने तक एब्सेंट रहते हैं तो आपको पहले ही बता देना होगा कॉलेज को कि मैं स्कूल में एडमिशन कराने के बाद महीने तक छुट्टी ले सकता हूं, या कभी भी हमारा तबीयत खराब होगा तो मुझे छुट्टी चाहिए। ऐसी कोई भी अगर समस्या आपके शरीर में, ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो उसके लिए आपको पहले ही सूचित कर देना होगा। अगर किसी को ऐसी समस्या नहीं है तो उसके लिए ये पॉइंट कोई भी मतलब का नहीं है। लास्ट में बताया गया है कि TC जो स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र होता है, इसका जो माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है, ये सब आपको इसका प्रिंट, जैसे फोटोकॉपी है, ऐसा समझिए कि सभी का आपको फोटोकॉपी करा के रख लेना होगा। बाद में भविष्य में कोई ऐसा काम तो लगता नहीं है TC उसी का, लेकिन आपको रख लीजिएगा, बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपके लिए ऐसा होता है कि सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करा के आप सभी अपने पास सुरक्षित रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे पूरा, जैसे हमने बताया कि 12 पॉइंट में कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट अब नहीं होने के बाद भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कहीं पर भी इनकम सर्टिफिकेट की बात नहीं किया गया कि आपको एडमिशन के समय या काउंसलिंग के समय आपको ये जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात आती है कि जिन दोस्तों के पास डॉक्यूमेंट प्रेजेंट टाइम में उपस्थित नहीं है उनके लिए क्या सॉल्यूशन यही है कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, जैसे आपके पास TC नहीं है कि यार अभी हमारा समय नहीं निकल पाया, स्कूल से नहीं निकल पाया, या अभी प्रेजेंट टाइम में ही हमारा पेपर खत्म हुआ है 2 से 4 दिन पहले, तो हम TC कहाँ से लाएं, क्योंकि TC तो तुरंत बन नहीं जाता है। तो ऐसे में उन स्टूडेंटों के लिए जिनके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे जो जरूरी है, जैसे आपके पास मार्कशीट नहीं है, अब ये नहीं कोई कहेगा कि सर मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, मैं 15 दिन के बाद दूंगा, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। जैसे जो आपका मार्कशीट है वो आपके पास नहीं है, आय प्रमाण पत्र नहीं है, जात प्रमाण पत्र नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है, TC नहीं है, ऐसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो नहीं है आपके पास, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होगा।
एफिडेविट में आपको वही कारण बताना होगा जो सही होगा। ये नहीं कि आप फर्जी कोई कारण बता दीजिए, बाद में स्कूल चेक करने की कोशिश करे कि बताइए ये स्टूडेंट ने गलत बताया या सही बताया। तो आप अगर फर्जी पाए जाते हैं तो आपका काउंसलिंग या कह सकते हैं कि आपका नाम रद्द कर दिया जाएगा, वहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। जो भी कारण होगा वो सही सही आपको बताना होगा, क्योंकि स्कूल को भी पता होता है कि इस कॉलेज में अभी तक पेपर हो रहा था या यहाँ पे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि अलग अलग कॉलेज से ऐसा नहीं है कि आप उस कॉलेज के एक ही स्टूडेंट हैं कि आप कॉलेज को बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। ऐसे हजारों स्टूडेंट होंगे जो उसी स्कूल में या उसी स्कूल से आके इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा मैं उस डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अब ये कोई नहीं कहे कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया उसके लिए आप एफिडेविट लगाइए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं तो उसके लिए भी आप एफिडेविट लगाइए, ऐसा कुछ आप मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए भी समस्याएं हो जाएंगे। क्योंकि ये 1 से 2 दिन के काम होते हैं, तो 1 से 2 दिन में कोई एफिडेविट काम नहीं करेगा। सभी बातें आप समझ लिए। इसके बाद हम आते हैं कि अब आपको जो काउंसलिंग होगा या जो आपका एडमिशन होगा उसमें कितना पैसा लगेगा, क्योंकि पैसे की बात करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बताया गया है कि आपको जब काउंसलिंग कराएंगे तो आपको 1000 रुपये काउंसलिंग का देना होगा। ये काउंसलिंग का जो पैसा होगा ये आपको वापस नहीं मिलेगा। जैसे मान लिया आपने काउंसलिंग कराया, आपको जो सीट मिली, जैसे जो आपको ब्रांच मिला आपको पसंद नहीं है, आप छोड़ के चले आएंगे तो वो 1000 रुपये आपका चला गया, ऐसा समझ लीजिए। और अगर आपने एडमिशन करा लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1000 रुपये आपका सिर्फ ये है कि आप काउंसलिंग में या उसमें जो रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है वो आप उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप 1000 रुपये दे रहे हैं। इसके बाद बात आती है कि फ़ीस हमारा कितना लगेगा। अगर हमने काउंसलिंग भी करा लिया, हमें ब्रांच भी अच्छा मिल गया, सारी चीज़ें हमारी हो गई, सभी डॉक्यूमेंट हमारा सही है, अब हमें एडमिशन कराना है तो उसके लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत करनी होगी या कितने पैसे हमें लेके वहाँ पे जाना होगा। तो कुल मिला के आपको 20,840 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। ये 20,840 रुपये आपका 1 साल का फ़ीस है, ये आपको देना ही होगा। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन की मैं बात किया वो आपको 1000 रुपये इसके ऊपर से रख लेने होंगे। अब ये बात आती है कि सर ये पैसा कैसे लगेगा, क्या हम हाथ से दे सकते हैं, कैश टू कैश पेमेंट कर सकते हैं या डीडी के माध्यम से दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। तो अब की बार जो बताया गया है IRT इलाहाबाद के माध्यम से जो बताया गया है उसमें नगद की बात किया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप पिछली बार के मैंने जब काउंसलिंग कराया था तो उसमें डीडी लिखा गया था, बैंक ड्राफ्ट आपको जमा करना था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इसमें लिखा गया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही नगद जमा करना अनिवार्य है। आपको पैसा वहाँ पे लेके जाना होगा, वहाँ पे आपको सारे पैसे कैश में देने होंगे। ये कैश में पैसा कौन सा लगेगा, ये आपके 20,840 रुपये। अब ये टुकड़े टुकड़ों में ले चाहे कैसे भी लें, लेकिन कुल मिलाकर आपसे पैसे 20,840 रुपये ही लेंगे, उससे ज़्यादा एक भी पैसा ये नहीं मांगेंगे। ये पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ एडमिशन की बात कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि सर इसी में हमारा हॉस्टल भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी आप मत समझिएगा। एडमिशन होने के बाद बच्चों के मन में सबसे पहले प्रश्न आता है कि हमें क्या स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। ऐसी समस्याएं सबके सामने आती हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक का एडमिशन करा लें या बीटेक की एडमिशन करा लें या ITI, हर चीज़ का सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है एडमिशन के बाद कि हमें हमारा स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि IRT में क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं, किन बच्चों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा। 2 ही प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि आपको स्कॉलरशिप के लिए उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, OBC कैटेगरी को हो, SC ST किसी भी कैटेगरी से आते हो तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। ये नहीं कि आप बिहार से हैं, आप ST से आते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, ऐसा कुछ भी आपको नहीं है। अब ये आता है कि अगर उत्तर प्रदेश के बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है तो किन को मिलेगा। बताया गया कि जिनके माता पिता की इनकम 1 साल में 2.5 लाख से अधिक ना हो। अब 2.5 लाख से कम कितना हो, 40,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि 2.5 लाख से कम अगर उनकी आय है 1 साल में, तभी उन बच्चों को इस तरह से स्कॉलरशिप व्यवस्था दी गई है। और वही बताया गया कि अब स्कॉलरशिप के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाना होगा। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, आप चाहे SC कैटेगरी से हो या OBC ST किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। स्कॉलरशिप के लिए इन्होंने एक पॉइंट बहुत ही अनिवार्य कर दिया है कि उन्हीं बच्चों को, उत्तर प्रदेश के उन्हीं बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा जिनके पास आधार कार्ड होगा। अगर हाँ कोई नाम गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसे बाद में सुधार करवा सकते हैं। तो ऐसे में आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट में बताया गया है कि अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो नेट पे अपलोड होना चाहिए। अब ये नेट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होने चाहिए, जैसे बताया गया कि आपका जो डोमिसाइल है, जो निवास प्रमाण हुआ, आय प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र, ये सब जो होने चाहिए ये आपके नेट पर उपलब्ध होने चाहिए। आप उसे चेक करवा लीजिएगा कि ये नेट पे है नहीं।
ऐसा होता नहीं है कि नेट पे ना अपलोड हो। सभी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो जो बनते हैं आज के समय में, आय जात निवास सभी वो नेट पर ही उपलब्ध होते हैं। आप उसे लेकिन एक बार चेक करा लीजिएगा। उन बच्चों के लिए भी एक पॉइंट ऐसा बताया गया है कि जो बच्चे जैसे गैप कर देते हैं, जैसे आपने 2018 में इंटर की पढ़ाई पास की, उसके बाद आपने 1 साल 1.5 साल कोई भी पढ़ाई नहीं की, आपके घर में कोई भी समस्या, आर्थिक हर प्रकार की समस्या हो सकती हैं। अगर जो बच्चे जिनका गैप हुआ होगा 1 साल 2 साल जो भी गैप हुआ होगा, उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके लिए आपको उसी तरह से एफिडेविट बनवाना होगा कि मैं इस कारण से, चाहे बीमार की आप बता सकते हैं या आपके घर में आर्थिक समस्या, कोई भी समस्या है, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी समस्या हो सकती हैं, वो आपको इस एफिडेविट में लिखना होगा कि मैं इसके कारण से करीब 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल स्कूल नहीं जा सका, मेरी ये समस्याएं हैं, तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा। जिनका अगर गैप होगा तो आपको भी वही सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे जो एक रेगुलर स्टूडेंट को दिखाना होता है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे पास पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है कि अब आप अगर एडमिशन करा लिए, अब रहने की बात आती है कि आप रहेंगे क्या, कहीं तो ऐसा रोड पे रह के तो पढ़ाई करेंगे नहीं। ऐसे में रहने की बात आती है कि रहने के हॉस्टल मिलेगा। अब हॉस्टल तो सभी को मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना तो लंबा हॉस्टल होता नहीं है। बच्चों को, जिन बच्चों को हॉस्टल मिलेगा उनके लिए क्या क्या करना होगा, जैसे बताया गया कि आपको फ़ीस के लिए इतना इतना पैसा देना था, उसी तरह से अब हॉस्टल के लिए आपको कितने कितने पैसे देने होंगे। तो बताया गया है कि छात्रावास में प्रवेश अधिकृत होने के रुपए में आपको 10,500 रुपये देना होगा। और ये जो पैसा होगा ये आपको ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा, डीडी के माध्यम से आपको देना होगा। जबकि आपका जो एडमिशन होगा वो कैश पेमेंट के माध्यम से होगा। अभी आपको डीडी कैसे कैसे या कितने का बनवाना होगा ये आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहला जो आपका डीडी होगा वो 10,000 रुपये का एक होगा। उसके बाद 500 रुपये आपका भी डीडी होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक डीडी आपको 10,000 का बनवाना होगा, दूसरा डीडी जो होगा वो 500 रुपये का। अब ये डीडी किसके नाम से बनेगा ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया, आप ये मत जानिएगा कि इसके नाम से बनवा ले, चलो अपने नाम से बनवा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डीडी बनवाना होगा निदेशक IRT प्रयागराज के पक्ष में होगा, इसी के नाम से आपको वहाँ पे, चाहे आप वहाँ पे जाके डीडी बनवा लें या अपने ज़िले में बनवा लें, किसी भी बैंक से बनवा लें। ऐसा कुछ यहाँ नहीं है कि आपको SBI से बनवाना है, पंजाब नेशनल बैंक से बनवाना है, या इतने इतने बैंक हैं जितने के मैं यहाँ पे नाम नहीं ले पाऊँगा। तो ऐसे में आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं यहाँ से बनवा लिया या वहाँ पे जाके बनवा लूँ, ऐसा कुछ भी आपको नहीं सोचना होगा। अगर आपके पास टाइम है, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम है घर पे, तो आप यही बनवा लीजिए, क्योंकि डीडी ऐसा चीज़ होता है कि ये बर्बाद नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10,000 का डीडी बनवाया तो ऐसा नहीं है कि सर हमारा एडमिशन नहीं हुआ और हमको हॉस्टल नहीं मिला तो ये तो हमारा बेकार हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका 10,000 का डीडी है तो आप वापस करेंगे उसी बैंक में ले आके, तो आपको कम से कम 150 रुपये कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटता है। बैंक के ऊपर है कि प्राइवेट बैंक से बनवाया है या गवर्नमेंट बैंक से बनवाया है, तो ये पैसा आपका डूबेगा नहीं। ये आप इसको लेकर पहले ही एक तरह से जो निश्चित होने की बात आती है कि आप इसके लिए पहले ही निश्चित हो जाइएगा। इसके बाद जो पॉइंट बताया गया है कि यहाँ पे आप जो मेस की बात आती है, ये तो आपको जो 10,500 रुपये देना है ये किसके लिए, ये हॉस्टल के लिए आपको देना होगा। इसके बाद बात आती है कि 14,000 रुपये ये आपको किसके लिए देना है, तो ये प्रथम सेमेस्टर के लिए मेस एग्रीम जो आप खाना खाएंगे उसका 14,000 रुपये। और ये कितने दिन के लिए, प्रथम सेमेस्टर। जैसे जो कॉलेज होते हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक का ले लीजिए, बीटेक का ले लीजिए, यहाँ तक हर चीज़ का अब सेमेस्टर वाइज हो गया। सेमेस्टर उसे कहा जाता है जो 6 महीने का कोर्सेस होता है। जैसे आपने पहले 6 महीने, उसके बाद एग्जाम हुआ, इसी तरह से आगे 6 महीने आपने पढ़ा, उसके बाद एग्जाम होगा। तो पहले 6 महीने के लिए आपको जितना पैसा देना होगा वो आपका सेमेस्टर होता है। इसके लिए आप समझिए कि 6 महीने आप जितना खाना खाएंगे उस खाने का आपको 14,000 रुपये स्कूल में देना होगा। ये 14,000 रुपये भी आपको डीडी के माध्यम से ही देना होगा। तो देखिए डीडी कितने बनवाने होंगे आप पहले क्लियर करते चलिएगा। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि मेस का जो इस तरह से जो छात्रावास के हॉस्टल की बात आया है, एक आपको बनवाना होगा 10,000 का डीडी। देखिए ध्यान रखिएगा, पहला आपका डीडी 10,000 का, दूसरा जो डीडी बनेगा वो 500 रुपये का बनेगा, तीसरा जो आपका डीडी बनेगा वो 14,000 रुपये का बनेगा। और तीनों किसके नाम से बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो आपका डीडी बनेगा वो निदेशक IERT इलाहाबाद कर लीजिएगा या प्रयागराज, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप प्रयागराज के नाम से ही बनवाइएगा, जिससे बाद में आपको भी कन्फ्यूजन ना हो या बार बार दौड़ना पड़े, ऐसा कुछ भी ना हो आपके साथ। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में कुछ और पॉइंट है जो छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन ज़रूरी पॉइंट है। जैसे पहले बताया गया है कि काउंसलिंग के समय जब आपका एडमिशन होगा तो जिस बच्चे का एडमिशन होगा उसको वहाँ पे जाना अनिवार्य है। जैसे आपका मान लीजिए स्वास्थ्य बहुत ही गड़बड़ है तो भी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको एडमिशन कराना होगा, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी गाँव के हो, किसी भी ज़िले के हो, आपको एडमिशन के समय आपको वहाँ उपस्थित होना ही होगा। भले ही आप जब क्लासेस चलने लगे तो आप महीने भर 2 महीने का छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन के समय आपको
वहाँ पे उपस्थित होना ही होगा। इसके लिए कोई भी ऐसा जो जुगाड़ की बात आती है ऐसा कुछ भी वहाँ पे चलने वाला नहीं है। दूसरा जो पॉइंट बताया गया है कि आपको जो काउंसलिंग कराया जाएगा, काउंसलिंग आपसे ही कराया जाएगा कि आपको कौन कौन से जैसे ब्रांच सेलेक्ट करने हैं, ये आपके मन से कराया जाएगा। लेकिन जो अलॉटमेंट की बात आएगी कि आपको कौन सा ब्रांच दिया जाएगा, ये उस कॉलेज की बात आएगी, उस कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको ब्रांच देगा। क्योंकि कॉलेज तो एक ही है, ऐसा नहीं है कि आप हज़ारों कॉलेज को चूज कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ब्रांचेज बहुत ही अधिक हैं, तो आप ब्रांचेज अपने रैंक के आधार पर आप उसे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ब्रांच देने या अलॉट करने का अधिकार कॉलेज को है, जो आपको देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप एडमिशन लीजिए, नहीं पसंद है तो आपको छोड़ के चले आना होगा। तीसरा जो पॉइंट बताया गया कि जो आपका एडमिशन होगा वो तो आपके पहले तो रैंक के आधार पे होगा कि आपका रैंक कितना है, ओपन में कितना है, ओबीसी में या जो कैटेगरी वाइज होता है उसमें कितना रैंक है। दूसरा चीज़ होता है कि आपका आरक्षण मिला है या नहीं, आरक्षण का आप लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो कई पॉइंटों के माध्यम से आपका डिसाइड होता है कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, आपका जो सीट होगा वो किस आधार पे मिलेगा। तो कई चीज़ों को यहाँ पे मिला के देखा जाता है, उसके बाद ये फिक्स किया जाता है कि आपको ये ब्रांच अलॉट किया जाता है। चौथा बताया गया कि यदि आप निर्धारित काउंसलिंग के तिथि पर या जो आपको समय बताया गया, जैसे कई जो बच्चे हैं उनको 6 तारीख में बुलाया गया है, किसी को 7 बुलाया गया है, तो जिस डेट में आपको बुलाया गया है उसी डेट में जाना होगा। समय का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, जैसे किसी को 10 बजे बुलाया गया तो वो 11 बजे जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि उसको खदेड़ के भगा दे, जाओ भागो यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको 7 को बुलाया गया है तो आपको 7 को ही जाना होगा, नहीं कि आप 6 में पहुंच जाइए, पहले हमें एडमिशन करा ले। कई दोस्तों ने ये भी पूछा था कि क्या सर जिस दिन एडमिशन होगा उसी दिन हमें हॉस्टल भी मिल जाएगा या हॉस्टल की सारी प्रक्रिया उसी दिन होगी। तो जी हाँ, आपको जिस दिन आपकी काउंसलिंग हुई, जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी दिन हॉस्टल भी आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको हॉस्टल में सीट मिलेगी या नहीं। इसके लिए आप पहले से ही तैयारी कर लीजिएगा। इसका मतलब हो गया कि आप जिस दिन गए सारा काम करा के आना होगा। ये नहीं कि आज आए हैं 10 दिन बाद आएंगे, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही दिन में आपकी सारी जो प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद कुछ और पॉइंट बताया गया है कि अगर आप कुछ भी गलत जैसे डॉक्यूमेंट देते हैं या कोई भी फर्जी काम करते हैं, मान लीजिए गलती से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जान के अनजान भर रहे हैं तो आपके लिए उसके लिए आपका जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। भले ही आपका एडमिशन हो चुका है और वो पैसा भी आपका एडमिशन का जो आपने 20,840 रुपया दिया है वो भी आपका वापस नहीं होगा। इसको पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो भी बात होगी वो सच में बताइएगा। इसके लिए बताया गया कि कोई भी विवाद होने पर माननीय जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में, वहाँ पे केस चलेगा। जो भी फैसला कोर्ट का आएगा वो आपको भी मानना होगा और जो कॉलेज है उसको तो मानना ही मानना होगा। इसके लिए बताया गया है कि प्रवेश लेने के उपरांत प्रवेश के समय जमा किया गया कोई भी शुल्क कास्ट मनी को छोड़कर। अब ये कास्ट मनी क्या होता है ये समझ लीजिए। कास्ट मनी उसे कहा जाता है जो आपका सिक्योरिटी फीस होता है। सिक्योरिटी फीस आपका 1,000 रुपये है। अगर आपने इतना पैसा जमा कर दिया, अगर आपका कोई भी कारण जैसे तबीयत खराब हो गया या कुछ भी हो गया या आपका मन बदल गया, यार अब IRT नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं बीटेक करने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ 1,000 रुपये आपको मिलेगा, बाकी सभी पैसा स्कूल के पास रह जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा अगर आपको एडमिशन लेना होगा पूरी तरह से आप सोच समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी भी 4 से 5 दिन जैसा जैसा जिसका डेट होगा उतना समय आपके पास है। पूरी तरह से अपने परिवार के साथ सभी के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श कर लीजिए कि हमें एडमिशन कराना है या नहीं, क्योंकि बाद में मन बहुत तेज़ी से बदलता है कि क्या करें या क्या ना करें। यार हमारा दोस्त था वो बीटेक करने चला गया, हम यहाँ पे रह गए, या हमारा जो दोस्त है वो गवर्नमेंट जॉब करने चला गया, वो तैयारी करने चला गया, हम आज भी यहीं पे फंसे हुए हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। ऐसा जो भी फैसला आपको लेना होगा किसी से राय विचार विमर्श करना है कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपका यह पैसा नहीं मिलेगा। तो इन सभी के साथ ही हम इस वीडियो को अंत करते हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत ही लंबा बन गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने पहले आपसे वादा किया था कि एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें आपकी छोटी से छोटी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? मैं तो समझ रहा हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वीडियो अच्छा ही बना होगा, लेकिन आप भी अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि KLD क्लासेस के माध्यम से जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है वो कैसा लगता है, क्या अच्छा लगता है या नहीं लगता है, अगर कहाँ पे गड़बड़ी होती है, ये सभी बातें आप बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो लाइक कर लीजिएगा। लाइक करने के बाद अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी ये वीडियो आगे दूसरे के पास या आपके दोस्तों के पास पहुँच पाएगा। अगर ऐसा ही इसी तरह से बने रहे सिलसिला तो जल्दी कोई ना कोई वीडियो और लेके आऊँगा, जिसके माध्यम से आप सभी को समझ में आएगा कि कैसे कैसे इस तरह से काउंसलिंग होती है। और आपको कोई भी रिकॉर्डिंग ऐसे जैसे IRT इलाहाबाद हुआ, पॉलिटेक्निक, ITI, यहाँ तक कि बीटेक की काउंसलिंग के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज ही KLD क्लासेस में जो मोबाइल नंबर दिया गया है 7355454512 उस पर कॉल करिए या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करिए। जो भी आपको
इस तरह से जो हेल्प चाहिए वो आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।